Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत सिंह है और इस साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेरी रैंक 132 आई है. दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट और डीकेटी के इस प्लेटफॉर्म से मैं आज ट्राई करूँगा कि मैं अपने ऑप्शनल केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ गाइड कर पाऊँ. मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगा और ओवर द 4 इयर्स जो मेरे 4 अटेम्प्ट में मैंने केमिस्ट्री के लिए किया है, मेरी स्ट्रैटेजीज़, मेरे फेलिंग्स, मैं वो सब आपसे शेयर करूँगा एंड आपको टिप्स दूंगा जिससे शायद आपको आपके जर्नी में हेल्प हो. बिफोर आई स्टार्ट मैं अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगा. मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ से की है. उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से हुई है केमिकल इंजीनियरिंग में, विच आई पास्ड आउट इन 2020. एंड उसके बाद से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड केमिस्ट्री हैज़ बीन माई सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ माई 4 अटेम्प्ट्स. इससे पहले 22 में मेरा सिलेक्शन हुआ था विद द रैंक ऑफ 379 एंड विद दैट आई हैव बीन इन रेलवेज, जिसमें मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है. सो बिफोर आई बिगिन, फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने केमिस्ट्री क्यों चुना. क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जब न्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट विच ऑप्शनल टू चूज़ एंड उनका अगर हल्का भी इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव साइंस सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गया या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हो गया, तो उनको डाउट हो सकते हैं कि क्या उन्हें ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए. तो पहले तो मैं ये शेयर करूँगा कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिर फाइनली मैंने क्यों चूज़ किया एंड देन हम आगे मूव ऑन करेंगे. तो पहला तो मेरा बैकग्राउंड था केमिस्ट्री में थोड़ा. मैंने जेई के टाइम केमिस्ट्री पढ़ी हुई है. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है केमिस्ट्री एंड उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में रही है. ऑल्दो दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं, बट देयर वर सर्टेन सब्जेक्ट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिलेबस जो हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया. तो आई रियलाइज्ड कि केमिस्ट्री समथिंग दैट आई हैव इंटरेस्ट इन. उसके बाद मैंने और भी सब्जेक्ट्स ट्राई आउट किए थे. मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था 1 वीक, मैंने एंथ्रो भी देखा था, मैंने मैथ्स भी ट्राई किया था. बट आफ्टर अबाउट 1 मंथ मैंने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री इज़ व्हाट आई एम स्टिकिंग विद. केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, बट उसके कुछ प्रोज हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा. पहला तो ये कि इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट डायनेमिक, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. तो अगर आपने एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आपको बस उसको रिवाइज़ करना है एंड अगले अटैम्प्ट्स में आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड रिवाइज़ करेंगे. सेकेंडली, मुझे जीएस में कभी कभी बोर्डम हो जाता था, तो आई वॉन्टेड अ सब्जेक्ट जो इतना ऑब्जेक्टिव हो कि आई डोंट हैव टू फियर कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं. अगर मेरी एक्यूरेसी उसमें है तो आई एम ऑलवेज रिलीव्ड कि मुझे नंबर मिलेंगे. हाउएवर, कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए कि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मिनिमम आपको 6 मंथ्स लगेंगे उसकी एक रीडिंग करने में एंड अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो इट माइट बी अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसका ओवरलैप भी नहीं होता है जीएस के साथ. तो आपको उसको मैनेज करने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा. एंड केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ स्टेप्स मैटर अ लॉट. आपको सॉल्व करना आना चाहिए. एक्यूरेसी और टाइम इज़ समथिंग जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिमिलर टू अदर साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स. सो कीपिंग दिस इन माइंड, एक और चीज़ है जो केमिस्ट्री में आपसे शेयर करूँगा, वो है कि इसमें गाइडेंस की थोड़ी कमी है. मैंने कोचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग है, आरके सर की डायस एकेडमी है. द इशू इज़ कि वही एक अकेडमी है, तो आपको अगर केमिस्ट्री करना है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. इट्स अ डिसेंट अकेडमी. हाउएवर, टेस्ट सीरीज़ को लेके एंड अदर काइंड्स ऑफ गाइडेंस को लेके अभी केमिस्ट्री में उतना अच्छा मार्केट नहीं है बाहर. सो हैविंग सेड दैट, इन बेसिस पे आप एक बार डिसाइड कर सकते हैं कि केमिस्ट्री आपके लिए है कि नहीं. बट एज़ पर मी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको इंटरेस्ट है
तो इनफ मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वो आपको हेल्प करेगा। एंड आई गेस अगर आपको मन है, इंटरेस्ट है, तो यू शुड डेफिनेटली टेक केमिस्ट्री। अब हम पेपर वाइज डिस्कस करते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि पेपर वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, मैं उसमें आपको सब बुक लिस्ट बता पाऊँ एंड उसमें कुछ जनरल टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग एंड ऑल्सो वाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ दोज चैप्टर्स। तो पहले हम पेपर 1 स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में हमारे पास बोथ फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। पहले आता है फिज़िकल केमिस्ट्री, जो पेपर 1 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पहला चैप्टर हमारे पास होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आप PYQs देखेंगे, जो कि आपको अपनी बाइबल बनानी है इस प्रिपरेशन में, बिकॉज PYQs आपको गाइड करते हैं कि आपको अपने प्रिपरेशन को कितना बुक्स पे बेस करना है और आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फेयरली इजी टॉपिक्स हैं, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं, श्रोडिंजर की वेव इक्वेशंस हैं एंड हमारे जो सबशेल्स होते हैं SPDF, उनके शेप्स हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है, हमें सिर्फ नहीं उनके थ्योरी पार्ट को प्रिपेयर करना है, हमें उनके न्यूमेरिकल्स के लिए भी रेडी रहना है। उसके लिए PYQs आपके बहुत बेस्ट गाइड होगा। इसमें आप इसके लिए PSP रेफ़र कर सकते हैं। आई गेस PSP विल बी मोर देन इनफ फॉर इट। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कवर हुआ है, बट आई विल स्टिल से आप उसके न्यूमेरिकल्स बोथ सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व ट्राई करिए और उसके अलग से नोट्स बनाइए। उसके बाद मूविंग ऑन, केमिकल बॉन्डिंग। आई गेस ये पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट, आप इसके क्वेश्चंस बहुत सारे लगाइए। इसके लिए बुक्स में आप PSP अगेन रेफ़र कर सकते हैं। आप केएल कपूर भी इसमें रेफ़र कर सकते हैं। मैंने रेफ़र की थी अपने सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में। ओनली फॉर क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व करिए एंड इफ़ आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अनसॉल्व भी कर सकते हैं। एक चीज़ और केमिकल बॉन्डिंग में कि आपको इंश्योर करना है कि आपके PYQs के बेस पे आपके जो थ्योरी पार्ट है वो रेडी रहे, क्योंकि जनरली इसमें रिपीट होते हैं और अगर आपके पास मटेरियल प्रिपेयर्ड है तो आप उसको एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू अनदर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक विच इज़ सॉलिड स्टेट। इसके लिए अगेन मैंने PSP ही रेफ़र की थी और आई गेस वो अकेले बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें NCERTs भी आप प्लीज़ रेफ़र करिए, क्योंकि जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे हम उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के 3D डायग्राम्स पढ़ते हैं, फिर सॉलिड स्टेट में हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, ये सब एज इट इज़ दिया हुआ है NCERTs में। तो आई गेस NCERTs भी आपका एक अच्छा बेस बनाएंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं जो मेरे हिसाब से आपको साथ में पढ़ने चाहिए, जैसे है गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये केएल कपूर में बहुत ही वंडरफुली रिटन है। इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इम्प्रूव होगी और आप सॉल्व क्वेश्चंस भी उसमें कर सकते हैं। मैं इन तीनों में एक चीज़ आपको और टिप्स दूंगा कि आप ट्राई करिए कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप एक अलग शीट पे लिखते जाइए। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो भी इक्वेशंस होती है उसको आप खुद से डिराइव करिए और डिफरेंट केसेस में डिराइव करिए। क्या आप आइसोथर्मल के डिराइव कर रहे हैं, क्या आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस के लिए आप इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिवाइड करिए और एक चार्ट पे अगर आप से हो पाए तो आप उसको वहीं पे लिख लीजिए और इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इंप्रूव होगी। और जो आजकल न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं, अगर आप PYQs देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी। अगेन ऑल फॉर ऑल दीज टॉपिक्स PSP एंड उससे मच बेटर बुक केएल कपूर। आई फील इन तीनों के लिए आपको केएल कपूर करनी चाहिए। एंड टू एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। अगेन फिर इसके बाद आता है हमारा फेस इक्विलिब्रिया, विच इज़ अ फेयरली सिंपल टॉपिक। ये मैंने RK सर की कोचिंग की थी तो उनके नोट्स मोर देन इनफ लगे मुझे। इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर PSP। उसमें जो डायग्राम्स हैं, जो उसमें ग्राफ है, वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 24 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो मेरे ईयर का पेपर था, उसमें दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम दे इवन गेव यू ग्राफिकल क्वेश्चंस एज वेल, जो कि कंपलसरी में आया था। तो मेरा कहना है कि इवन इफ़ इट्स एन ईजी टॉपिक, आपको रेडी रहना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आप एनी डे किसी भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अ बिग टॉपिक नाउ, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं कहूँगा आप केएल कपूर से करिए। PSP इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर इट, बट उसमें क्वेश्चंस थोड़े लिमिटेड होते हैं और अब UPSC थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे जाने लगा है, तो उसके लिए आई विल से केएल कपूर इज़ अ गुड बुक। इसमें डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं
उसके आपको अलग से नोट्स बनाने हैं, जैसे इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हो गया, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, इन सब चीज़ों के आप अलग से नोट्स बनाइए। एज़ इट इज़ भले ही ये मेंशन है, इसमें आप थोड़ी सी और स्टडी करिए, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स छूट जाते हैं, बट इन पे भी क्वेश्चंस 5-10 मार्कर्स में आ जाता है, तो आई विल से प्लीज़ डू नॉट लीव दिस आउट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक चीज़ और बोलूँगा कि इसमें डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो एज़ मच एज़ यू कैन ड्रॉ प्लीज़ आप उसको ड्रॉ करिए। इसमें डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन में आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एंड साथ में कोई डायग्राम आप बना सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बना दिया, फिर आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द EMF एक्सेट्रा। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स होती है और फोटोकेमिस्ट्री है। काइनेटिक्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर्स में दे हैव स्टार्टेड आस्किंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेशंस, जिसमें हमारे पास कोलिजन होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज हैं, फास्ट रिएक्शन है। ये आपको PSP में अंडर हेडिंग्स मिल जाएगा। मैं ये इसमें ये भी कहूँगा कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस आप चाहे तो KL कपूर से लगा सकते हैं, बट दोनों बुक एक साथ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ फेयरली सिंपल टॉपिक। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं बनते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप PYQs को एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। इसके बाद अगेन सरफेस फिनोमेना एंड कैटालिसिस, ये भी मैंने प्योरली PSP से किया है। इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं और 3-4 डेरिवेशंस होती हैं, जैसे BET आइसोथर्म्स हो गया, इसमें लैंगवेयर मॉडल हो गया, और हेट्रोजेनस कैटालिसिस हो गया। इन 3 टॉपिक्स की आप डेफिनेशन, आप इनके डेरिवेशंस कई बार आप इसको करिए, तो आपको, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशंस हैं, इसमें अगर आपका एक भी स्टेप मिस्टेक हुआ तो आपकी पूरी डेरिवेशन वेस्ट हो जाएगी। 23 में मेरा मेंस नहीं हो पाया था, एंड आई रिमेंबर कि दिस वाज वन थिंग दैट आई कुड नॉट कंप्लीट इन टाइम, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबी होती है। अगर आप बीच में कहीं भी रुक जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ मिस्टेक, तो वो नहीं करना है। इसलिए इट इज़ अ फेयरली सिंपल टॉपिक, बट आपको इसको कई बार रिवाइज़ करना होगा। फिर इसके बाद कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रोट लर्निंग वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है। इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और मेन ग्रुप केमिस्ट्री है। बायो इनऑर्गेनिक्स के लिए मैंने टॉपर्स के नोट्स देखे थे, जैसे सोलंकी सर हैं, उनके नोट्स मुझे मिल गए थे, दिव्यांश सर हैं, उनके नोट्स मिल गए थे। इसमें एज इट इज़ आपको रोट लर्निंग थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड भी है। तो बट इसमें मैं ये कहूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए पॉइंटर फॉर्म में। इसमें डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा रोल है, इसमें आप मान के चलिए इसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे कि हाउ दिस वर्क्स, ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। बायो इनऑर्गेनिक्स में आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं, वो हैं जैसे DNA RNA के डिफरेंसेस, उनके शेप्स, उनके डायग्राम्स, फिर जैसे हमारे पास साइटोक्रोम्स होते हैं, फेरोडॉक्सिन्स होते हैं, इनकी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ रिएक्शंस पूछ लेते हैं, एंड इनका सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ डू दे प्ले अ रोल इन आवर बॉडीली फंक्शंस, वो ज़रूरी है। अगेन इसके लिए एज आई सेड मैंने टॉपर्स के नोट देखे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है पेपर 1 का, एंड प्लीज़ इसको लीव मत करिएगा, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चन 5, जो कि कंपलसरी होता है। इसके लिए मैंने 2 बुक रेफ़र की थी, एक तो JDLE आती है विच इज़ अ वंडरफुल बुक, उसमें से आप अपने सिलेक्टिव नोट्स बनाइए, प्लीज़ उसको एंड टू एंड नहीं रीड करना है। और इसमें अजय कुमार करके भी बुक आती है, उनके सारे चैप्टर्स मोर और लेस अलाइंड हैं UPSC के सिलेबस से, तो आई विल से आप उसको एक रीड दीजिए, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। बट फॉर क्वेश्चंस आई विल से आप JDLE या हुई में से कोई भी एक बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। मेन ग्रुप केमिस्ट्री और F ब्लॉक के लिए मैंने RK सर के नोट्स रेफ़र किए थे, मैंने इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया था। एंड फॉर ऑल दीज चैप्टर्स दैट आई हैव स्टेटेड, मैंने RK सर के नोट्स पे ये ऐड ऑन किया था। सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, हाउएवर आई फील कि आपको थोड़े बुक्स भी रेफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड में अब UPSC थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, थोड़े कुछ तो वर्बेटिम उठ के आ जाते हैं बुक से, तो अगर आपने सॉल्व क्वेश्चंस किए हुए हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मेन ग्रुप केमिस्ट्री में अगेन इसको आप NCERT से भी कर सकते हैं। मैंने सर के नोट्स को कंबाइन कर दिया था टॉपर्स के नोट्स से, जो मुझे एक जगह मिल गए थे, एंड उसी को आपको रोट लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा आप इसको डेली हाफ एन आवर भी देंगे ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, और जो आपको मिलता है टाइम 1 हफ्ते का आफ्टर योर GS पेपर्स, तो आई गेस आप डिसेंटली इसको कवर कर लेंगे। हाउएवर
इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बट इसको बिल्कुल लीव भी नहीं करना है। दैट्स वाई एम सेइंग कि इसको कंसाइज रखिएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली पेपर 1 का जो लास्ट सेक्शन है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स। ये फेयरली सिंपल होता है, इसमें घुमा फिरा के एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आइदर इट विल बी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अबाउट सेपरेशन, अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो आप इसका टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लगता है अभी भी कम है तो अगेन आप जेडीली बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर 1 का ओवरऑल व्यू। मैं इसमें कुछ जनरल टिप्स दूंगा। वो ये है कि पेपर 1 इज़ काफ़ी स्कोरिंग पेपर है, इट इज़ हाईली ऑब्जेक्टिव एंड इसमें न्यूमेरिकल्स एक बहुत बड़ा पार्ट बनाता है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक थोड़ी रोट लर्निंग बेस हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से, एंड दिस माई पर्सनल ओपिनियन, कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी लीव नहीं करनी चाहिए एंड उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। उसमें सारी रिएक्शंस याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आई विल बट क्योंकि उसके क्वेश्चंस 5 और 1 में भी आ जाते हैं तो आप उसको लीव भी नहीं कर सकते। पेपर 1 में स्टेप्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो फॉर एवरी टॉपिक प्रिपेयर अ डिसेंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टेप्स पे बहुत ध्यान रखिए। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो भी सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन करिए। आप यूनिट्स का इसमें ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि अगर यूनिट्स मिस्टेक हुई तो आपका न्यूमेरिकल 100% गलत हो जाएगा। एंड इवन दो देयर आर मार्क्स फॉर स्टेप्स, बट एक्यूरेसी इस पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डायग्राम्स जहाँ भी हो सके प्लीज़ डायग्राम्स ड्रॉ करिए एंड इस पेपर में इंश्योर करिए कि आपके थ्योरी पार्ट प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि वो एज इट इज़ आते हैं एंड वो बहुत स्कोरिंग होता है। सो दिस इज़ फॉर पेपर 1। सो हम पेपर 2 की अब बात करते हैं। पेपर 2 में हमारे पास पहला टॉपिक होता है डीलोकलाइज बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं। ये फेयरली सिंपल टॉपिक है, इस पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें दे आस्क यू वेदर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज़ एरोमेटिक और नॉट। ये आप PYQs इसमें ज़रूर सॉल्व करें एंड इसके लिए मैं पीटर साइक्स बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा क्लेडन इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसमें अगेन कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, सिंडोन्स, ट्रोपोलोन्स, फुलवीन्स, इनको आप डिफरेंट तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करिए। इनकी एरोमेटिसिटी, इनके डिफरेंट वेरिएशंस जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़िए। मैंने इसके लिए एक बुक है निमई तिवारी, वो भी देखी थी। इट इज़ अ वेरी गुड बुक इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो आप इन 3 में से कोई भी एक बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज़्म, जो कि पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो हमारे पेपर 2 में आते हैं। इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आई विल सजेस्ट क्लेडन या पीटर साइक्स, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। निमई तिवारी भी आप इसमें रेफ़र कर सकते हैं। इसके सारे टॉपिक्स का आप अलग अलग नोट्स बनाइए एंड इनको एक्सटेंसिवली आप अक्रॉस पेपर 2 यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आती हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इनके लिए भी आई विल सजेस्ट द सेम बुक्स। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इनका टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। उन टॉपिक वाइज नोट्स में आप साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी करिए। पेपर 2 में कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कैटेगराइज करना। हाउएवर आई विल सजेस्ट कि आप कैटेगराइजेशन में मत पढ़िए, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। उससे जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा यू कुड फाइंड कि उसमें कौन सी पर्टिकुलर मैकेनिज़्म चल रही है, कौन सा मैकेनिज़्म आपको वहाँ मेंशन करना है। इसलिए मैं कहूँगा आप इसमें कंपैरेटिव स्टडी करिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द नोट्स एज इन सब्स्टिट्यूशन के लिए अलग एंड एलिमिनेशन के लिए अलग, आप उनका एक कंपैरेटिव नोट्स बनाइए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 कब होती है एंड किस केस में मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन बनेगा या सेटजेफ बनेगा इन केसेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन सब का आप एक चार्ट पे एक कंपैरेटिव मॉडल बनाइए और उसके बेस पे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। हर क्वेश्चंस में हमें ये याद रखना है पेपर 2 में कि हमें वैल्यू एडिशन की बहुत नीड होगी, क्योंकि अनलाइक पेपर 1 यहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी स्टेप्स टू अराइव एट कि हम स्टेप वाइज किसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैल्यू एडिशन करिए। तो अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हैं तो आप मेंशन करिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, माइनर क्यों होगा एंड उसकी स्टेबिलिटी कैसे हम डिराइव करेंगे एंड कौन सा पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बीच में बन रहा है। तो ऐसे करके आप
पेपर 2 में कंटेंट भी फिल कर सकते हैं एंड आई फील कि उससे मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं. फॉर ऑल दीज रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, आपको इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस को भी याद रखना है कि किस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन हो रही है. सो फॉर इंस्टेंस अगर हीट हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो जनरली मेंशन नहीं होता है. सो दीज आर क्यूज़ जो आपको याद रखने हैं. इसके लिए आई विल से निमय तिवारी इज़ अ गुड बुक टू सॉल्व द क्वेश्चंस. अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया है जहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चंस इन बुक से एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं. तो आई विल से आप अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए केमिस्ट्री का और सॉल्व भी करिए, एंड अगर आपके पास टाइम हो तो आप ग्रुप में अनसॉल्व भी करिए एंड शेयर करिए कि आपको आंसर्स क्या लग रहे हैं. इसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप की रिएक्शंस आती है, एडिशन रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस. तो नेम रिएक्शंस के लिए अगेन दिस इज़ अ पार्ट जो थोड़ा सा रूट लर्निंग बेस हो जाता है. हाउएवर आई डिसएग्री है. मेरा मानना है कि आप नेम रिएक्शन को भी रिएक्शन मैकेनिज़्म की तरह ही पढ़िए. उसमें हर स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़िए कि उसमें कौन सा रिएक्शन चल रही है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है. अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो नेम रिएक्शन विल बी ईजी टू रिमेंबर एंड एज वेल एज आप कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे. इन सारी रिएक्शंस में आई विल अगेन से कि आप एक थ्योरेटिकल पार्ट भी प्रिपेयर करिए कि आप इंट्रो क्या लिखेंगे, उस इंट्रो में कीवर्ड्स क्या होंगे जिसको आप हाईलाइट करेंगे, हाउ विल यू ड्रॉ डायग्राम्स. फॉर इंस्टेंस आप इसमें वैल्यूडेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. आप अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा रहे हैं तो आप उधर होमोलूमो शेल्स के ओवरलैप को आप दिखा सकते हैं. सो इन दीज वे यू कैन एनहांस द लुक ऑफ योर आंसर. उसमें वैल्यूडेशन भी होगा एंड आई गेस आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट लगेगा. सारे रिएक्शंस को अगेन आई विल से कि थोड़ा सा कैटेगराइज करिए कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रही है, एंड उन रिएक्शंस में आप जब इंट्रो लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप कौन सा इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा है, विच साइड प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन एनी ऑफ दी स्टेप्स, आप उसको भी मेंशन करिए. बट एक चीज़ मुझे आपको याद रखनी है कि पेपर 2 में टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आप सब कुछ लिख नहीं पाते हैं. इसलिए प्लीज़ इंश्योर कि एक्यूरेसी एंड टाइम को प्रायोरिटी देनी है एंड उसके बाद ही वैल्यूडेशन के लिए जाना है. इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने 2 बुक रेफ़र की थी. एक अगेन निमय तिवारी रेफ़र की थी और एक कलसी करके एक बुक आती है विच इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. आप वो दोनों रेफ़र कर सकते हैं. पेरीसाइक्लिक में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. आप उसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लीजिए. उसके रिएक्शंस जनरली सिंगल स्टेप में होते हैं, इसलिए एंड आपको पूरा पेज अगर फिल करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसमें ऑर्बिटल के इंटरेक्शंस को आप शो कर सकते हैं. आप उसमें रोल ऑफ टेम्परेचर को दिखा सकते हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कीवर्ड्स को यूज़ करना कि स्टीरियो स्पेसिफिक है एंड सिंगल स्टेप में हो रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए. तो ऐसे करके आप कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हैं. पेरीसाइक्लिक के बाद एज आई सेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें 4 सब पार्ट होते हैं जिसमें हमारा आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर. ये आपको निमय तिवारी एंड पीएस कलसी दोनों मिल जाएगा. मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए आपको अगेन पीएस कलसी में डिसेंटली मेंशन्ड है. मैंने अगेन इन सारे टॉपिक्स के लिए बुक्स भी रेफ़र की थी, आर.के. सर के नोट्स में ऐड ऑन किया था एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड स्टेप्स को सीखने के लिए मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स इन सारी बुक्स से किए थे. स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि इसमें वैल्यूडेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है. इसमें आप कंक्लूजन में अगर आपके पास टाइम अलाउ कर रहा है तो आप इसमें इसका कुछ फ्यूचर यूटिलाइजेशन या उसके यूजेस इन मॉडर्न फील्ड्स भी आप लिख सकते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक मुझे लगता है एंड इसका एक बहुत बड़ा बल्क आपको सेकेंड पार्ट में मिलता है पेपर 2 के. तो आई विल से इसको प्लीज़ मिस आउट मत करिएगा एंड इट इज़ फेयरली ईजी. एक छोटा सा टॉपिक और होता है जिसमें हम रीएजेंट्स और फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं. रीएजेंट्स अगेन इसकी मैंने कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं की थी. इसका मुझे टॉपर्स के नोट्स मिल गए थे फॉर डिफरेंट रीएजेंट्स एंड उन सारे रीएजेंट्स की रिएक्शन आपको थोड़ी रूट लर्निंग करनी पड़ सकती है. एंड अगेन इसमें मैं यही कहूँगा कि आप रिएक्शन के पीछे जाइए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है. एज़ फार एज यू कैन गो इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द रिएक्शन इज़ वर्किंग. उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, इससे आपको रिएक्शन याद करने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है. हाउएवर आई विल स्टिल से इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी.
इसमें भी एज आई सेड इन अदर टॉपिक्स एज वेल, स्टीरियोकेमिस्ट्री का फुल यूटिलाइजेशन करिए, उसको आप प्रॉपर शो करिए हाउ द रिएजेंट्स आर इंटरैक्टिंग, उससे आपका वैल्यूडेशन इंप्रूव होगा। एंड फॉर फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ टॉपिक है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं, जैसे नॉरिश 1 हो गई, टाइप 1, टाइप 2, इनकी थ्योरी एज वेल एज इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको एक बार देखनी होगी, इनके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगेन निमय तिवारी इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर निमय तिवारी एंड जगदम्बा इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर दीज टू। मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। इसमें भी वैल्यू एडिशन के लिए आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट ऑफ रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, आप उनकी कंपैरेटिव स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं टू ऐड वैल्यू एडिशन। बट मैं स्टिल कहूँगा कि इसमें आपको पहले पेपर कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना है, कौन सी रिएक्शन चल रही है, उसके बाद इफ़ टाइम एंड स्पेस अलाउज आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है। तो ये है पेपर 2 का एक मैक्रो व्यू दिया मैंने। पेपर 2 में अगर मैं जनरल टिप्स की बात करूं तो पेपर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले ये पता हो कि कौन सी रिएक्शन चल रही है। दैट्स वाई से कि प्लीज़ लुक एट द रीएजेंट्स, प्लीज़ लुक एट व्हाट इज़ गिवन इन द एरोज ऑफ द रिएक्शन, हीट हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है, एजेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, तो उसके बेस पे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन क्या है। सेकेंडली पेपर 2 में आपके पास बहुत लिबर्टी होती है वैल्यू एडिशन के लिए, अनलाइक पेपर 1। इसमें आप स्टीरियोकेमिस्ट्री, थर्मल एज वेल एज काइनेटिक कंपैरेटिव स्टडीज़ कर सकते हैं, आप इसमें आइसोटोपिक स्टडीज़ कर सकते हैं, आप स्टेबिलिटी की स्टडी कर सकते हैं। दीज आर वैल्यू एडिशन जो आप एक बार जब आप प्रोडक्ट पे अराइव करते हैं उसके बाद आप ये कर सकते हैं। इसमें डायग्राम्स का भी बहुत रोल है। इसमें आप ग्राफ्स बना सकते हैं, एनर्जी ग्राफ्स, जिससे आप ये शो कर सकते हैं कि वाई अ प्रोडक्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड ओवर द अदर। अगेन पेपर 2 में जनरली वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट, क्योंकि एक सिंगल रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको एंड आपको उसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होता है। तो जनरली एस्पिरेंट्स एंड आई ऑल्सो फेस दिस डिफ़िकल्टी कि इसमें और क्या लिखें। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स आप ये कुछ टूल्स हैं जो पेपर 2 में आप यूज़ कर सकते हैं एंड मेरे हिसाब से इससे नंबर भी बढ़ते हैं। सो अगेन फॉर एक लास्ट टिप मैं जो पेपर 2 में और देना चाहूँगा कि पेपर 2 थोड़ा सा अनएंडिंग सा लगने लगता है, तो इसमें प्लीज़ ओवरवेल मत होइएगा। आप बेसिक्स से स्टार्ट करिए, आप पहले अपना थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि जो हमारे पास 5 डेज़ का टाइम होता है आफ्टर गिविंग आवर जीएस पेपर्स, उसमें रिविजन या सॉल्विंग क्वेश्चंस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप प्लीज़ बहुत शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैंने हर टॉपिक के 1 पेज नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे और वही मेरा रिविजन का सोर्स रहा लास्ट के 5 डेज़ में। और पेपर 2 एंड फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2 मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, बिकॉज मार्केट में टेस्ट थे नहीं। तो माई सोर्स ऑफ टेस्ट एंड माई सोर्स ऑफ टेस्टिंग माई सेल्फ वॉज PYQs। मैंने PYQs पहले सॉल्व कर रखे थे, बट इस वाले अटेम्प्ट में आई सॉल्व देम इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर UPSC सिमुलेशन, जहाँ मैंने टाइम लगा के उनको UPSC पेपर्स में वैल्यू एडिशन के साथ लिखा है। तो मेरे हिसाब से UPSC के पेपर्स कैन बी अ गुड सोर्स टू प्रिपेयर। उसको आप प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन करता है। डायस की भी एक टेस्ट सीरीज़ आती है, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज़ नहीं ली, क्योंकि मैं सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता था। मेरे पास कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनसे मैंने सेल्फ इवैल्यूएट करवा लिया था। सो टू सम अप मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको ये फियर हो रहा है कि बहुत कम लोग लेते हैं, नंबर नहीं आता है, या फिर इसमें रैंक्स नहीं आती हैं, तो मैंने इस सब्जेक्ट के साथ 2 बार रैंक हासिल की है एंड आई थिंक केमिस्ट्री हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरे GS के बोर्डम को रिमूव करने में और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया था एंड आई फील कि केमिस्ट्री आपको भी वही स्कोर देगा। बस इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको वैल्यू एडिशन के लिए, थोड़ा डेप्थ के लिए आपको बुक्स तो रेफ़र करनी पड़ेगी। एंड इवन इफ़ आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग का, आई फील अगर आप बुक्स को फॉलो करेंगे तो बुक से भी आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एक चैनल भी है केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, जिसमें अराउंड 2000 मेंबर्स हैं। मैं उसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करता था। मैंने ChatGPT का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है केमिस्ट्री के लिए। इन दोनों पे आई यूज़ टू पोस्ट माई प्रॉब्लम्स। तो कोई ना कोई इसका या तो सोल्यूशन दे देता था या वी वुड डिस्कस कि इसमें क्या बन सकता है।
एंड एक स्टैक ओवरफ्लो करके भी है केमिस्ट्री का पेज, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. तो दीज वर माई 3 सोर्सेज जहाँ से मैं अपने डाउट्स क्लियर करता था. एंड आई गेस दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आई लीव द लिंक टू माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर. तो जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लाइक ऑल अदर एस्पिरेंट्स मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं घर से प्रिपेयर कर रहा था और उस टाइम कोविड भी चल रहा था. तो काफ़ी आइसोलेशन हो गया था, लोनली सा फील होता था. और यूपीएससी एक बहुत एक बड़ी ओवरवेलमिंग चीज़ लगने लगी मुझे. और उस टाइम केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी मैंने ले लिया था जिसका जीएस से ओवरलैप भी नहीं था. बट आई विल स्टिल से कि दीज आर ऑल नेचुरल फीलिंग्स. ये एक पार्ट है इस एग्ज़ाम का. एंड आई गेस व्हेन आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्टिव आई स्टिल फील कि इट्स गुड दैट इट हैपेंड, बिकॉज बाय ट्रायल एंड एरर्स आई फेल्ड अ लॉट. मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था, फिर उसके बाद फिर मैंने री इवैल्यूएट की स्ट्रैटेजी. सो मेरा मैसेज एस्पिरेंट्स को ये रहेगा कि इफ़ यू आर गेटिंग scared, if you feel overwhelmed, burdened या burnt out, this is all very natural. सबको होता है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको हुआ है. The only thing you should always do is re-evaluate. आपको उसमें फ़न आना चाहिए, आपको उसमें लगना चाहिए कि what you did yesterday, did you improve on this today or not. अगर आप वो कर रहे हैं तो मैं बिलीव से कह सकता हूँ, इफ़ आई हैव मेड इट टिल हियर, आप भी कर सकते हैं. इसमें बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है. इसमें आप किस शहर से आते हैं, आप सोसाइटी के किस स्टेटस से आते हैं, इसका कोई भी रोल नहीं है. आई हैव सीन पीपल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हु हैव क्लियर दिस एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, हैव फेथ इन योर सेल्फ. एंड आप अपने हेल्थ का केयर करिए, आप लोगों से बात करिए, सीनियर से हेल्प लीजिए. एंड आई होप कि जैसे मुझे मेरे सीनियर्स ने हेल्प की, आई होप कि आज मैंने आपको वो हेल्प प्रोवाइड की होगी. एंड आई ऑल्सो होप एंड विश यू गुड लक कि आप नेक्स्ट टाइम आप इस कैमरे के सामने बैठ के आप अपनी स्टोरी शेयर करें. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू DKT फॉर providing me this platform to share my strategy and share my thinking. Thank you so much.